सभी अतिथि गुरुजनों को मेरा सादर नमन। बस मस्त आई हुई मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। मैं मोनिका शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर बैजनाथ की आचार्य हूँ। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने सब शक्ति संगम के रूप में महिलाओं को लक्षित कर आयोजित किया है। इसका उद्देश्य है नारी की शक्ति को मूल स्वरूप से पुनः स्मरण करना और परिवार तथा पर्यावरण के प्रति उसकी भूमिका को समझना। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर समझा है। नारी को शक्ति स्वरूपा माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। घर आंगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के समान है नारी। शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रमाण है नारी। जीवन की परिभाषा है नारी, जगत जननी महान है नारी, जगत जननी महान है नारी। इसी आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष 2025 पर आयोजित सप्त शक्ति संगम का आयोजन महिलाओं के जीवन को भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जोड़ने हेतु किया गया है। इस संगम में नारी के 7 गुण हैं: कृति, श्री, वाक्य, मेधा, धृति और क्षमा। इन 7 गुणों के साथ साथ 5 परिवर्तन हैं: भाषा, भूषा, भोजन, भजन तथा भ्रमण। इन 5 परिवर्तनों को भी रेखांकित किया गया है। आज का मेरा विषय है कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे समाज में बहुत सी वीरांगनाओं के उदाहरण हैं। जिस प्रकार रानी दुर्गावती जी जो कि गोंडवाना की वीरांगना थी, जिन्होंने केवल रणभूमि में ही अपना शौर्य नहीं दिखाया बल्कि अपने राज्य में लोक जीवन, कृषि और पारिवारिक संस्कारों को भी सुरक्षित रखा। उनकी जयंती पर आज 5 अक्टूबर से 23 जनवरी तक स्मरण करना स्त्री शक्ति और परिवार की एकता का प्रतीक है। उसी प्रकार रानी अहिल्याबाई होलकर जी, उन्होंने अपने शासनकाल में युद्ध की अपेक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण और धार्मिकता के कार्य किए। उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, गरीबों की सहायता की और बुनकरों को प्रोत्साहन दिया तथा स्त्रियों को भी सम्मान दिया। वे सांस्कृतिक मातृशक्ति का आदर्श उदाहरण हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक मातृशक्ति का सफल उदाहरण है। वेदों में नारी को सहधर्मिणी कहा गया है। महाभारत की कुंती, शबरी और तुलसीदास की पत्नी रत्नाबाई जी, सभी ने किसी न किसी रूप में परिवार और समाज को संस्कारित किया है। परिवार केवल खून के रिश्ते ही नहीं बल्कि शैक्षिक और सांस्कृतिक भी होते हैं। जैसे हम और आप जो वो आपस में जुड़े हैं, तो ये भी एक परिवार है। और परिवार में प्रथम गुरु माता होती है, जो हमारे परिवार को जोड़कर रखती है। इसी प्रकार हम अपने बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, वे उसी प्रकार से संस्कारित होंगे। हमारे से पहले कई पीढ़ियां एक साथ इकट्ठी रहती थी, जो एक संयुक्त परिवार कहलाता था, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, मम्मी पापा और हम सब का परिवार इकट्ठा रहता था। वह एक संयुक्त परिवार कहलाता था, जिसमें घर का मुखिया निर्णय लेता था और सारा परिवार उन्हीं के कहने से चलता था तथा उन परिवारों में माताएं संस्कार देती थी। संयुक्त परिवार में बच्चे कब बड़े हो जाते थे, एक दूसरे के साथ खेलकर, दादा दादी की कहानियां सुनकर पलते बढ़ते थे। उन बच्चों में इकट्ठा रहने की भावना होती थी तथा संस्कार होते थे और एक दूसरे की इज्जत करने का पता होता था।
स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा गया है। गीता में 10वें और 34वें अध्याय के अनुसार स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये गुण नारी के माध्यम से परिवार में प्रवेश करते हैं। धृति, घर में आदर्शवादिता स्थापित करना, इसलिए घर की लक्ष्मी धन की देवी होती है, जिसकी वाणी में शक्ति होती है। स्मृति, छोटी छोटी बात को याद करना, पुरानी संस्कृति को याद कर बच्चों में अच्छे संस्कार भरना। तथा मेधा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। धृति, स्त्री में बहुत सहनशीलता होती है। क्षमा, छोटी छोटी बात पर क्षमा करना स्त्री का धर्म होता है। अगर स्त्री छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाएगी तो घर में गृह क्लेश और संकट बन जाता है, जिससे हमारा परिवार टूटकर बिखर जाता है। आजकल हमारे समाज में ज्यादातर लोग एकल परिवार के हो रहे हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर क्वार्टरों में, शहरों में रह रहे हैं। उन परिवारों में बच्चों का बिल्कुल भी सर्वांगीण विकास नहीं होता है। माता पिता अपने कामकाज में व्यस्त होते हैं, वो बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। घर परिवार में भी उनकी कोई विशेष रुचि नहीं होती है। समय नहीं होने के कारण बाहर का खाना, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेट वाला खाना खा रहे हैं और हमारे बच्चे भी वही सीख रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो वे फोन में व्यस्त हो जाते हैं। ये फोन के जरिए भी हम लोगों को मीठा जहर दिया जा रहा है। इन सभी बातों का यही परिणाम है कि हम में और बच्चों में कहीं न कहीं संस्कार की कमी है। अब आजकल विवाह, शादियां, मुंडन या कोई भी कार्यक्रम होता है तो यह एक दिखावा बनकर रह गया है। किसी भी कार्यक्रम में लगन, शादियों में फेरे, जनेऊ, हवन या कोई भी विशेष कार्यक्रम होता है तो भी कोई भी मुहूर्त से नहीं हो पा रहा है। बस एक सोशल मीडिया, फोटो, रील्स के हो रहे हैं। तो उन स्त्रियों से मैं आग्रह करूंगी कि जिन स्त्रियों को विवाह शादियों के गाने आते हों या अपने संस्कार में के बारे में पता हो तो वे आगे आने वाली पीढ़ी को हमें जरूर सिखाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हम अपनी संस्कृति को बोलते हैं या अपने पुराने गाने शुरू करते हैं शादियों में, तो आजकल नए बच्चे बोलते हैं कि ये ऐसे लगा दिया, ये बोरिंग से गाने लगा दिए। लेकिन हमने अपने बच्चों को बताना है कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी रीति रिवाज है, हमने इसको करना है, तो वे बच्चे सीखेंगे। हमें अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना है, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह एक इतिहास बनकर न रह जाए। बस इसलिए हमें इस कुटुंब परिवार को बचाने का यही उपाय है कि हमें स्वभाषा यानी कि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना है। दूसरे की देखा देखी में हमें नहीं बदलना है। जैसे कि आजकल कोई भी कार्यक्रम होता है, विवाह, शादियां या कोई भी रिटायरमेंट, कुछ भी होता है तो उसमें डीजे जरूर लगता है। तो डीजे में पंजाबी गाने भी जरूर लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि वे अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं और वो अपनी शान से, पूरी शान से अपनी मातृभाषा को बोलते हैं। किसी के भी साथ बात करेंगे तो वो अपनी पंजाबी भाषा में ही बात करते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपनी भाषा बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी भाषा जरूर बोलनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग, अगर हम अपनी कांगड़ी भाषा बोलेंगे, अपनी मातृभाषा बोलेंगे, तो हम सोचते हैं कि हमें कोई गवार या कोई ऐसे न समझ ले। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपनी भाषा को बोलना, उसमें गर्व महसूस करना चाहिए, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। स्वभाषा का प्रयोग करना है। हमें अपने साधारण कपड़े जिसमें हम संस्कारी दिखते हों, जैसे सूट, साड़ी या कोई भी संस्कारित कपड़े हों, वो पहनने चाहिए। हमें अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। लेकिन आजकल स्त्रियां वैसे कपड़े पहनने में अपने आप को कंफर्टेबल और मॉडर्न महसूस करती हैं। स्वभोजन, हमें अपने देश की स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमें अपने भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना है। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। हमें अपनी भारत में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना है। अपने घर का भोजन बनाकर खाना चाहिए। बाहर के पैकेट की खाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाहर के पैकेट वाले खाने की वस्तुएं एक तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो हैं ही, ऊपर से उन्हें खाकर हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, वो ठीक नहीं है। भवन, आजकल लोग अपने घरों को छोड़कर क्वार्टरों में, शहरों में, ये वही अपना घर बनाकर रह रहे हैं। तो हमें अपने ही घरों में रहने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें हमें अपनी मातृभूमि की खुशबू और संस्कार
परिवार मिलते हों और ये वही हमारा कुटुंब परिवार होता है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का संरक्षण धार्मिक आचरण से जुड़ा है। सात्विक भोजन, प्राकृतिक वस्त्र न केवल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं बल्कि पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से ऋग्वेद में पृथ्वी को भूमाता कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हमारे धर्म में नदियों को देवियां कहा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है, पशु पक्षियों को परिवार का अंग माना जाता है। वृक्षों में जैसे पीपल की पूजा की जाती है, हम पशुओं को जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, भेड़ इत्यादि पालते हैं। इसी प्रकार हम गाय की पूजा वत्स द्वादशी को करते हैं। पीपल की पूजा